अगर खाने के लिए एक्साइटमेंट नहीं है तो दिमाग में ही कुछ गड़बड़ है। वैसे कैजुअली उसे 1 मिलियन लीग कॉइन्स कमा के देना सिर्फ साइड बेनिफिट था। लोकेशन फॉलो करते हुए जब लिन सू रेस्टोरेंट के पास पहुंचा तो उसकी नज़र तुरंत एक यंग गर्ल पर पड़ी जो एंट्रेंस पे खड़ी वेट कर रही थी। वो बिल्कुल नेक्स्ट डोर टाइप लड़की थी। लंबे काले बाल जिसमें एक सिल्वर डाइड स्ट्रीक उसे थोड़ा लाइवली और स्पिरिटेड लुक दे रहा था। वाइट ब्लाउज और शॉर्ट प्लैड स्कर्ट ने उसकी क्यूट फिगर को और हाईलाइट कर दिया। ब्लैक स्टॉकिंग्स में उसकी सीधी और लंबी टांगें और भी आई कैचिंग लग रही थी। चेहरा डेलिकेट था, थोड़ा यूथफुल टच के साथ, लेकिन मेकअप का स्टाइल थोड़ा मैच्योर साइड का था। बस वहां खड़े होने से ही काफी पासरबाइज की अटेंशन खींच रही थी। लेकिन लिनसू का फोकस ज्यादा उस लड़की पर नहीं बल्कि उसके सर के ऊपर आराम से लेटी हुई श्वेक हेनकिंग पर था। क्यूक्यू के एवोल्यूशन से पहले वाले फॉर्म के कंपैरिजन में ये श्वेक हेनकिंग थोड़ी बड़ी और मैच्योर लग रही थी। कम क्यूट पर ज्यादा ग्रेसफुल और एलिगेंट। क्लियरली ये एक एलीट टियर श्वेक हेनकिंग थी। तो यही सीनियर होगी। चाहे उसने पहले कभी फोटो ना देखी हो, सिर्फ श्वेक हेनकिंग देखकर ही आइडेंटिटी कंफर्म हो गई। जैसे ही गुशुमो ने लिनसू को अप्रोच करते देखा, उसकी आंखें चमक उठी। रेलिंग का सहारा लेकर हल्की सी जंप लगा के जॉगिंग करते हुए उसके पास आ गई। बॉस, चलो खाना खाते हैं, खाते खाते बात करेंगे। हेलो सीनियर सिस्टर। लिनसू ने नॉड किया, फिर गुशुमो के सर पर बैठी श्वेक हेनकिंग को देखकर हल्का सा स्माइल आ गया। लिटिल गाय, हेलो। बोलते हुए उसने श्वेक हेनकिंग के सर पर हाथ बढ़ाया। म्याओ, तुम कौन हो? श्वेक हेनकिंग बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं थी। उसने तुरंत अपना सर हटा लिया और छोटी सी पॉ से लिनसू का हाथ भी झटक दिया। लिनसू, गुशुमो। गुशुमो ने खांसी साफ की, एक्सप्रेशन थोड़ा लाइवली बनाते हुए बोली, पहले खाना खा लें? ओके। लिनसू ने चुपचाप अपना हाथ वापस लिया जैसे कुछ ना हुआ हो और सीधा रेस्टोरेंट की तरफ चल दिया। लिनसू के पीछे कुछ स्टेप्स चलने के बाद गुशुमो ने साइलेंटली अपनी छोटी बैग से मिरर निकाला और अपना चेहरा चेक करने लगी। मेकअप स्मज तो नहीं हुआ? नहीं, सब ठीक लग रहा है ना? बॉस ने अभी तक मुझे एक बार भी नहीं देखा। गुशुमो ने दांत पीस लिए। एक बिल्ली से भी कम अट्रैक्टिव। आगे चल रहा लिनसू ऑब्वियसली ये सब नहीं जानता था। वो अपनी चिन पकड़कर सोच में डूबा हुआ था। क्यूक्यू के साथ रह रह के वो ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि श्वेक हेनकिंग स्पीशीज जनरली शाय और अलूफ होती है। इसीलिए बिना सोचे समझे उसने हाथ बढ़ा दिया था, ये सोचकर कि शायद क्यूक्यू की तरह ये भी उसके हाथ से रब करेगी। सोचकर ही लिनसू को अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ गई। क्यूक्यू सच में वन ऑफ अ काइंड है। कुछ स्टेप्स चलने के बाद लिनसू रुक गया और पीछे मुड़कर गुशुमो से बोला, सीनियर सिस्टर, हम कहाँ बैठेंगे? रेस्टोरेंट गुशुमो ने बुक किया था तो सीटिंग वही जानती थी। सोचते सोचते वो ऑलमोस्ट भटक ही गया था। ओ हाँ, एंड तक जाओ, फिर लेफ्ट साइड का पहला प्राइवेट रूम। गुशुमो ने तुरंत डायरेक्शन दी और लिनसू को लीड करते हुए प्राइवेट रूम के अंदर ले गई। जैसे ही डोल बंद हुआ, दोनों के बीच का ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर थोड़ा नॉर्मल हो गया। बॉस, मुझे जूनियर ब्रदर ही बुला लो। लिनसू ने हल्का सा थ्रोट क्लियर किया। मैं शायद जल्द ही माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर फ्रेशमैन बनने वाला हूँ। 3 साल सीनियर लड़की का बार बार बॉस बोलना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। अच्छा ठीक है, जूनियर ब्रदर। गुशुमो तुरंत ब्राइट हो गई, वाइट ग्रीन के साथ। डिशेस आने में टाइम लगेगा, पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं गुशुमो हूँ। तुम्हें मेरा नाम अच्छा लगता है? लिनसू, अच्छा लगता है, उसने थोड़ा अनश्योर टोन में कहा। मुझे पता था। गुशुमो खुश हो गई। कैटास्ट्रोफी से पहले एक ट्रेडिशन होती थी, बर्थ डेट के 8 कैरेक्टर्स और 5 एलिमेंट्स के बेसिस पर नाम रखना। मेरी फैमिली अभी भी फॉलो करती है। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी कुंडली में मेटल और वाटर की कमी थी, इसीलिए पापा ने मेरा नाम गुशुमो रखा। लिनसू ने समझ के नॉड किया, फिर अचानक रुक गया। कुछ तो गड़बड़ है। मेटल और वाटर की कमी और नाम गुशुमो। लिनसू ने हल्का सा कफ किया। सीनियर सिस्टर, शूमो तो समझ आता है क्योंकि मो वाटर से रिलेटेड है, पर शू का मेटल से क्या कनेक्शन? ई बुक्स। गुशुमो ने अपना कम्युनिकेटर निकाल के उसके सामने वेव किया। कम्युनिकेटर मेटल का बना होता है ना? लिनसू, बेहिन, मेटल की कमी नहीं, बैटरी की कमी है।
छोड़ो, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। गुशुमो ने हाथ हिलाया और आंखों में एक्साइटमेंट भर के बोली, ये मेरी श्वेक हेनकिंग है, नाम है श्वेतांजी। जूनियर ब्रदर, क्या मैं तुम्हारी श्वेक हेनकिंग देख सकती हूँ? लिंसू के भेजे हुए फोटोज याद करते ही अपीयरेंस ऑब्सेस्ड गुशुमो के अंदर की बिल्ली लवर सोल बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो रही थी। बिल्कुल, लिंसू ने नोट किया। उसके पैरों के पास हल्की पीली रोशनी घूमने लगी, एक एरे बना और अगले ही पल क्यू क्यू उसके सामने अपीयर हो गई। बिल्कुल आदत के मुताबिक सिर्फ 2-3 कदमों में ही क्यू क्यू सीधा लिंसू की बाहों में घुस गई और उसके चेहरे से चिपक कर रब करने लगी। म्याओ, खाने का टाइम हो गया क्या? आने से पहले लिंसू ने 20 टेमिंग स्पेस के अंदर क्यू क्यू से कह दिया था कि दोपहर को उसे एक टेस्टी मील खिलाएगा, इसलिए जैसे ही समन हुई क्यू क्यू को लगा बस खाना आ गया। स्क्वीक! अचानक गुशुमो अपनी सीट से खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी चमकती आंखों के साथ, चेहरा पूरी तरह शॉक और एक्साइटमेंट से भरा हुआ। वो सीधा लिंसू के पास दौड़कर आ गई। जूनियर, श्वेत हेनकिंग इवॉल्व होने के बाद इतनी ज्यादा क्लिंगी हो जाती है क्या? भगवान जाने, बस उन कुछ सेकंड्स में जब क्यू क्यू लिंसू की बाहों में घुसकर उसके गाल से चिपक रही थी, एक एक्सपीरियंस्ड कैट ओनर के रूप में गुशुमो का पूरा वर्ल्ड व्यू हिला चुका था। ये श्वेत हेनकिंग है? श्वेत हेनकिंग इतनी चिपकू कैसे हो सकती है? पास ही एक डाइनिंग टेबल पर जहां गुशुमो पहले बैठी थी और जहां से वो अपने सिर से कूदकर उठी थी, वहां आराम से लेटी हुई श्वेतान ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ सर उठाया। म्याओ, ये क्या बकवास हो रही है? लिंसू का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। सीनियर सिस्टर, इवॉल्व होना पेट बदलने जैसा थोड़ी होता है। पेट वही रहता है, तो पर्सनैलिटी अचानक कैसे बदल सकती है? लेकिन तुम्हारी श्वेत हेनकिंग तो... गुशुमो ने बात अधूरी छोड़ते हुए धीरे से हाथ बढ़ाया और क्यू क्यू को टच किया। श्वेत टान के ऑपोजिट, जो लिंसू का हाथ सीधा झटक देती थी, क्यू क्यू ने आंखें झपकाईं और पहली बार गुशुमो के सामने आते ही खुद से अपना सर आगे बढ़ाकर उसकी हथेली से रब करने लगी। सॉफ्ट और स्मूथ फर का एहसास जो हल्की सी गुदगुदी के साथ उसकी पाम को छू रहा था, गुशुमो को बिल्कुल ब्लैंक कर गया। ये सच में श्वेत हेनकिंग है? फिर मेरी वाली क्या है? अनजाने में ही उसकी नज़र पीछे श्वेत टान पर चली गई। जो पेट उसे अब तक अपनी जान से भी प्यारा लगता था, अचानक थोड़ा कम क्यूट दिखने लगा। प्यार खत्म नहीं होता, बस ट्रांसफ़र हो जाता है। म्याओ, कमीनी! अपने 20 टेमर के चेहरे के अजीब एक्सप्रेशंस देखकर श्वेत टान को तुरंत डेंजर सेंस हुआ। वो धीरे धीरे क्यू क्यू की तरफ चल पड़ी। इस न्यू कमर से हिसाब चुकता करना जरूरी था, जो उसकी 20 टेमर को सिड्यूस कर रही थी। उधर अपनी स्पीशीज की प्रेजेंस महसूस करते ही क्यू क्यू लिंसू की बाहों से निकलकर टेबल पर हल्की सी जंप के साथ आ गई और श्वेत टान के पास जाकर रब करने लगी। म्याओ, हेलो! श्वेत टान, जो अभी तक कॉन्फ्रंटेशन मोड में थी, अचानक फ्रीज हो गई। क्यू क्यू को देखते ही, जो उससे साइज में बड़ी थी और बिना मोनाथ पावर दिखाए ही एक सुपीरियर रेस का प्रेशर दे रही थी, वो हकला गई। म्याओ, तुम्हारे 3 आंखें क्यों हैं? म्याओ, मैं इवॉल्व हो गई हूँ ना? उसके बाद क्यू क्यू ने अपनी इवोल्यूशन की पूरी कहानी म्याओ म्याओ लैंग्वेज में सुनानी शुरू कर दी। हाँ, डिवाइन मार्शल वर्ल्ड के सीक्रेट्स केयरफुली स्किप करते हुए। श्वेत टान लगातार सर हिला रही थी, उसकी आंखें और भी चमक रही थी। पहले वाली दुश्मनी कब की हवा हो चुकी थी। एक तरफ दोनों पेट्स चुप चुप के बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ दोनों 20 टेमर्स भी कॉन्वर्सेशन में लग गए। तो बात ये है, क्यू क्यू का पास्ट सुनकर गुशुमो की आंखों में मिक्स्ड इमोशंस आ गए। इसलिए तुम्हारी पेट नेचुरली इतनी क्लिंगी है। उसे क्यू क्यू के बदनसीब बचपन पर दुख भी हो रहा था और साथ ही लिंसू की किस्मत पर थोड़ी जलन भी। काश मुझे भी इतनी स्पेशल श्वेत हेनकिंग मिली होती। खुद को संभालते हुए गुशुमो को याद आया कि उसने लिंसू को खाने पर बुलाया ही क्यों था। वो धीरे से खांसते हुए लिंसू की तरफ देखा। वो, जूनियर, तुम्हारा रिसर्च प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है ना? टेक्निकली प्रोजेक्ट अप्रूवल मिल चुका है। रिसर्च रिसोर्सेज और पेट्स कल से धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे।
तो क्या मैं वॉलंटियर के तौर पर ज्वाइन कर सकती हूँ? गुशुमो की आंखें चमक उठी। हाँ, लिंसू थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वॉलंटियर किस चीज का? ये है बात। गुशुमो ने एक हल्का सा खांसा। मैं अब और वेट नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि श्वेत टान अभी इवॉल्व हो, ना कि रिजल्ट्स पब्लिश होने का इंतजार करूं। ओह, समझ गया। लिंसू मुस्कुराया। वो पॉसिबल होना चाहिए। बस देखना जूनियर, गुशुमो ने सीना थपथपाया और कम्युनिकेटर निकाल लिया। मैं हमारे प्रोजेक्ट को 2 मिलियन अलायंस कॉइन से फंड करने वाली हूँ। इतनी नज़दीक से आती हुई वेव्स देखकर लिंसू ने तुरंत अपनी नज़र साइड में घुमा ली। सच कहना पड़ेगा, अमीर लड़कियां काफ़ी टेम्पटिंग होती हैं, लेकिन दूर थोड़ा आगे क्यू क्यू को श्वेत टान के साथ खुशी खुशी बातें करता देखकर लिंसू मुस्कुराया। क्यू क्यू की खुशबू अभी भी ज्यादा मीठी लग रही थी। चैप्टर 158, चैप्टर 68। इंस्ट्रक्टर का बॉल लाइव। इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। लिंसू पर हुआ अटैक बीस्ट कल्ट के ईस्टर्न गॉड के ऑर्डर पर था। इसका प्लान और एग्जीक्यूशन बीस्ट कल्ट के 32nd डिस्ट्रिक्ट के लास्ट स्टूअर्ड टैंग मेंग ने किया था। टैंग मेंग को मैंने खुद मार दिया। बीस्ट कल्ट के 4 मेंबर्स को जिंदा पकड़ लिया गया है और अभी इंटेरोगेशन चल रही है। उम्मीद है कि 32nd डिस्ट्रिक्ट की पूरी ब्रांच को जड़ से मिटा दिया जा सके। इस इंसिडेंट में कई 3rd और 4th लेवल रिसोर्सेज सीज हुए हैं, जिनमें एक 6th लेवल रिसोर्स भी शामिल है। ये 6th लेवल रिसोर्स टैंग मेंग के पेट बीस्ट का था, फियर डीमन स्टैचू के आई कोर। टैंग मेंग के एक और लीडर लेवल पेट बीस्ट को बैटल के दौरान पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इसलिए उससे कोई रिसोर्स रिकवर नहीं हो पाया। पैर क्रॉस करके चिन नान अपनी रिसर्च लैब में बैठी हुई थी, किसी अननोन कॉन्टैक्ट को मैसेज भेज रही थी। तभी अचानक कम्युनिकेशन डिवाइस से नोटिफिकेशन की आवाज़ आई, जिससे उसकी टाइपिंग रुक गई। इस टाइम कौन डिस्टर्ब कर रहा है? चिन नान ने हल्की आवाज़ में बोला, टाइपिंग विंडो मिनिमाइज की और उस ईमेल को ओपन किया जिसके साथ छोटा सा रेड डॉट ब्लिंक कर रहा था। लिंसो का रिसर्च एप्लीकेशन अप्रूव हो गया? चिन नान ने नॉड किया। एक्सपेक्टेड ही था। चलो देखिए इस बंदे ने एवोल्यूशन के लिए कौन से मटेरियल्स यूज़ किए हैं। ये कहकर उसने क्यूरियोसिटी के साथ एप्लीकेशन डिटेल्स ओपन की और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। ऑफिशियली रिसर्चर होने के बावजूद लिंसो अभी भी चिन नान के ही प्रोजेक्ट ग्रुप में था। अथॉरिटी ज़्यादा होने की वजह से चिन नान को उसका एप्लीकेशन देखने का राइट था। वैसे भी ये सब ज़्यादातर क्यूरियोसिटी के लिए था। आखिर पहली बार हुआ था कि एक एवोल्यूशन ने 3 से ज़्यादा माइनर रैंक्स डायरेक्टली स्किप किए थे। अगर क्यू का बॉडी अभी फुली रिकवर्ड ना हो रहा होता तो चिन नान जैसे रिसर्च मेनियाक बंदे के लिए उसे तुरंत लैब में खींच लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। पढ़ते पढ़ते चिन नान की भौहें धीरे से सिकुड़ गईं। उसकी नज़र एप्लीकेशन के रिसोर्स लिस्ट में लिखे एक आइटम पर टिक गई। 6th लेवल रिसोर्स, आई कोर ऑफ द फियर डीमन स्टैचू। ये लड़का? चिन नान ने थोड़ी देर सोचा, फिर एप्लीकेशन मिनिमाइज की और एक अलग इंटरफेस ओपन कर लिया। लिंसो के आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स एंटर करते ही स्क्रीन पर उसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के यूजेज रिकॉर्ड्स आ गए। बिना वजह कोई 6th लेवल स्पिरिचुअल रिसोर्स एप्लीकेशन में नहीं लिखता। इसका मतलब एक ही था, क्यू की एवोल्यूशन में ये रिसोर्स यूज हुआ था। लेकिन रिकॉर्ड्स में कहीं भी फियर डीमन स्टैचू के आई कोर का कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। इडियट, चिन नान ने आंखें घुमाई। इसे पता भी है कि 6th लेवल से ऊपर के सुपरनैचुरल रिसोर्सेज रेगुलेटेड होते हैं, सिर्फ कंट्रीब्यूशन पॉइंट से एक्सचेंज होते हैं और हर एक यूजेज सेंट्रल इंटेलिजेंस में रिकॉर्ड होता है। सफाई तो आखिर मुझे ही करनी पड़ेगी। उसकी उंगली स्क्रीन पर हल्की सी टैप करने लगी, जैसे ही वो कुछ ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने वाली थी। अचानक वो रुक गई। उसकी आंखों में थोड़ी सी हेजिटेशन और डाउट आ गया। इतना वैल्यूएबल रिसोर्स इस लड़के को मिला कहाँ से? कोई अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट या फिर बीस्ट कल्ट? टेक्निकली तो बीस्ट कल्ट ने अभी लिंसू को असैसिनेट करने की कोशिश की थी, तो ये पॉसिबिलिटी कम थी। लेकिन फिर भी चिन नान के दिल में एक छोटा सा शक रह गया। लिंसू? चिन नान ने धीरे से कहा, होठ को दांत से दबाते हुए। सीक्रेट्स होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम्हारा बीस्ट कल्ट से कोई रिलेशन है तो मैं खुद तुम्हें गिरा दूंगी।
उसकी उंगली नीचे पड़ी। रेगुलेटेड रिसोर्स के लिए एक एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट होना शुरू हो गया। सबमिट करने के बाद चिन्नान ने स्क्रीन स्वाइप की और वापस उस रिपोर्ट पर आ गई जो वो पहले लिख रही थी। कुछ पल सोचने के बाद उसने शांति से कॉन्फिस्केटेड 6th लेवल रिसोर्स वाली लाइन डिलीट कर दी। सच कहना पड़ेगा, गु शुमो जो रिच वुमन होने के बावजूद काफ़ी कॉम्पिटेंट थी। जो रेस्टोरेंट उसने बुक किया था वो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे ज़रूर था, लेकिन एम्बियंस काफ़ी एलिगेंट था और हर डिश लाजवाब थी। बिजनेस डिस्कशन खत्म होने के बाद डिशेस एक के बाद एक आती रहीं और लिंसू और क्यूक्यू दोनों ने फुल सेटिस्फैक्शन के साथ खाना खाया। डिनर के बाद रिच वुमन की मूवी इनविटेशन पोलाइटली डिक्लाइन करके लिंसू क्यूक्यू के साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट वापस आ गया। फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म को यूज़ करने के लिए आइस बेस्ड पावर के साथ स्पिरिचुअल पावर भी चाहिए थी, लेकिन कोल्ड फ्रॉस्ट ड्रीम डोमेन के बैकलैश से क्यूक्यू अभी फुली रिकवर नहीं हुआ था, इसलिए वो अभी फ्रीली स्पिरिचुअल पावर यूज़ नहीं कर सकता था। बेटर रिकवरी के लिए फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म की ट्रेनिंग का प्लान टेम्परेरीली पोस्टपोन करना पड़ा। म्याओ, और हमारी चेस्ट को? ये सुनते ही कि इंजरीज की वजह से ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं है, क्यूक्यू पर जैसे बिजली गिर गई। उसका एक्सप्रेशन धीरे धीरे और ज्यादा पिटिफुल होता गया। डैम इट, वो ऑलरेडी काफी वीक था। अगर अभी ट्रेन नहीं करेगा तो लिंसू को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट कैसे करेगा? क्यूक्यू, नाटक बंद करो। लिंसू ने हंसी रोकते हुए क्यूक्यू को उठा लिया और उसके छोटे से सर को प्यार से रब किया। तुम्हारी इंजरीज अभी पूरी तरह से हील नहीं हुई हैं। ज़बरदस्ती स्पिरिचुअल पावर यूज़ करोगे तो इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है और वो और भी बुरा होगा। बीस टाइमिंग स्पेस में जाकर आराम करो, उसकी मदद से तुम दोपहर तक कंप्लीटली रिकवर हो जाओगे। समझते हुए भी क्यूक्यू का मन अभी भी नहीं मान रहा था। म्याओ, मैं आइस बेस्ड स्किल्स ट्रेन कर सकता हूँ। म्याओ म्याओ, मैं बहुत वीक हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। लिंसू चुप रहा। उसके हाथ थोड़े और टाइट हो गए जब उसने क्यूक्यू को पकड़ा। मुझे पता है तुम मेरी बहुत चिंता करते हो, लेकिन जल्दबाजी का कोई फायदा नहीं होता। लीडर लेवल ब्रेक करना है तो भी तुम्हें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक मेरा 20 टाइमिंग स्पेस 4th लेवल तक नहीं पहुंचता। अभी मैं 3rd लेवल से भी काफ़ी दूर हूँ। ऊपर से 20 टाइमिंग स्पेस का लेवल जितना हाई होता जाता है, उसे अपग्रेड करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे ही लिंसू के शब्द क्यूक्यू के कानों तक पहुंचे, वो जाग उठी। उसने तुरंत लिंसू की तरफ देखा, आंखों में अर्जेंसी भरी हुई। म्याओ, तो फिर लिंसू, अभी मेडिटेशन शुरू करो। आज से मैं क्यूक्यू बीस्टेमा की मेडिटेशन सुपरवाइज करूंगी। सिर्फ तभी बीस्टेमा मेडिटेट करेगा, बीस्टेमिंग स्पेस ब्रेक थ्रू करेगा, और जैसे ही बीस्टेमिंग स्पेस ब्रेक थ्रू करेगा, मैं भी हायर रेंज में एडवांस कर पाऊंगी। जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगी, तब मैं बीस्टेमा को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सही लॉजिक है। लिंसू ने देखा कि क्यूक्यू का फोकस एकदम से शिफ्ट हो गया है। एक पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि हंसे या रोए। ठीक है, मैं मेडिटेट करता हूँ। लिंसू ने नॉड किया, फिर थोड़ा सीरियस टोन में ऐड किया। लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आज दोपहर तक तुम बीस्टेमिंग स्पेस के अंदर ही रहोगी और प्रॉपर्ली रिकवर करोगी। जब पूरी तरह हील हो जाओगी, तब बाहर आकर ट्रेनिंग करना। म्याओ, ठीक है। जैसे ही क्यूक्यू ने फाइनली बीस्टेमिंग स्पेस में जाने के लिए हाँ बोली, लिंसू ने चैन की सांस ली। वो रूम में बेड की एज पर बैठ गया, आंखें बंद की और मेडिटेशन शुरू कर दी, बीस्टेमिंग स्पेस को स्ट्रेंथन करने पर पूरा ध्यान लगाते हुए। ब्लू प्लैनेट पर जो स्पेस हार्ट था, उसके बिना मेडिटेशन का इफेक्ट काफ़ी कम हो चुका था। फिर भी लिंसू को जितनी जल्दी हो सके अपने बीस्टेमिंग स्पेस को 3rd टियर तक अपग्रेड करना था, ताकि वो स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके और स्ट्रॉन्ग बन सके। टाइम वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं था। इसके अलावा अब लिंसू के पास एक और क्लियर गोल था, बीस्टेमिंग स्पेस को 4th टियर तक ले जाना, ताकि स्ट्रेंथ के लिए बेचैन क्यूक्यू लीडर रैंक में ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन ये गोल शॉर्ट टाइम में अचीव होने वाला नहीं था। जब मेडिटेशन खत्म हुई, तब रात हो चुकी थी। पूरा आफ्टरनून निकल चुका था और क्यूक्यू की स्पिरिट एनर्जी कंप्लीटली रिकवर हो चुकी थी। उसकी वर्टिकल प्यूपल्स में जो फ्रॉस्ट लाइक पैटर्न्स थे, वो फिर से चमक उठे, बिल्कुल पीक कंडीशन में।
फुल्ली रिकवर्ड क्यूक्यू के साथ डिनर करने के बाद लिंसू अपनी डॉर्मेटरी वापस आ गया। जैसे ही वो सोने से पहले कुछ और घंटे मेडिटेट करने और फिर गॉड वॉर वर्ल्ड जाने का सोच रहा था, अचानक उस पर नींद का भारी झोंका आ गया। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। नींद? क्या ये पिछले बग एक्सप्लॉइट का साइड इफेक्ट है? क्या विस्पर बेल की स्पिरिट रिकवरी ने असल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की? क्या मैंने गलत समझा था? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। ध्यान से अपनी कंडीशन असेस करने के बाद लिंसू के चेहरे पर खुशी आ गई। इस बार जो थकान थी वो पहले जैसी अनकंट्रोलेबल स्लीपीनेस नहीं थी, जिसमें आंखें बंद होने से रोकना नामुमकिन हो जाता था। ये बस लेट नाइट जागने जैसी नॉर्मल फटीग थी। सोचा जाए तो वो गॉड वॉर वर्ल्ड में 3 दिन और 2 रात बिता चुका था। उसकी स्पिरिट पिछली बार से ज्यादा ड्रेन हुई होनी चाहिए थी। अगर विस्पर बेल का इफेक्ट काम का नहीं होता तो साइड इफेक्ट्स पहले से काफी ज्यादा सिवियर होने चाहिए थे। इसका मतलब एक ही बात थी, उसका गैस सही था। स्पिरिट रिकवरी सच में बग एक्सप्लॉइट के साइड इफेक्ट्स को काफी हद तक रिड्यूस कर सकती है। पूरी तरह एलिमिनेट क्यों नहीं हुए? शायद विस्पर बेल का इफेक्ट अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, या फिर कोई और फैक्टर इन्वॉल्व था। जो भी हो, ये डेफिनेटली गुड न्यूज़ थी। नींद आ रही थी इसलिए लिंसू ने रेजिस्ट नहीं किया। क्यूक्यू को बीस्ट टेमिंग स्पेस में वापस भेजा, जल्दी से फ्रेश हुआ, बेड पर लेटा और कुछ ही सेकंड्स में सो गया। फिर गॉड वॉर वर्ल्ड। आंखें खोलते ही लिंसू ने देखा स्पिरिट कब का उसके ब्लैंकेट के अंदर घुस चुकी थी। उसका हाथ पकड़ के चैन से सो रही थी। लिंसू के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। काऊ, गुड मॉर्निंग। लिंसू के हिलाने से स्पिरिट जाग गई। वो उठकर बैठ गई, शार्क जैसे दांत दिखाते हुए उसे ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग। लिंसू ने उसके सर पर हाथ फेरा, फिर बीस्ट टेमिंग स्पेस से क्यूक्यू को समन किया। आज तुम दोनों ट्रेनिंग कंटिन्यू करोगे। क्यूक्यू अब फुली रिकवर हो चुकी है, इसलिए जो ट्रेनिंग मिस हुई थी उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अभी अभी अपीयर हुई क्यूक्यू ने पूरी सीरियसनेस के साथ नॉड किया। म्याओ, मैं डबल मेहनत करूंगी। स्पिरिट ने कंफ्यूजन में सिर टिल्ट किया। फुली रिकवर्ड? क्या इसका मतलब बिग ब्रदर बीस्ट टेमिंग स्पेस में एनर्जी रिकवर कर चुके हैं? शायद वही है। लेकिन मेरी एनर्जी भी तो कल रात रिकवर हो गई थी। फिर मुझे भी और ज्यादा मेहनत करनी होगी। जितनी जल्दी हो सके बिग ब्रदर के लेवल तक पहुंचना होगा। ये सोचकर स्पिरिट ने अपनी छोटी सी पॉ उठाकर डिटर्मिनेशन दिखाई। ताओ, मैं भी हार्ड ट्रेनिंग करूंगी। अच्छा, लिंसू ने दोनों को ट्रेनिंग के लिए बेचैन देखकर अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा। लेकिन उससे पहले चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। म्याओ म्याओ, मैं फुल हूँ, ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। क्यूक्यू ने सिर झटका और सीधा विंडो की तरफ दौड़ लगा दी, जंप मार के बाहर निकल गई। अभी अभी तो ब्लू प्लैनेट पर डिनर किया था, ब्रेकफास्ट का क्या मतलब? इतना वीक खाना कौन खाता है? ट्रेनिंग और तेज होनी चाहिए, बीस्ट टेमर को प्रोटेक्ट करना है। लिंसू चुप हो गया। तब उसे याद आया क्यूक्यू तो पोर्टल से आने से पहले ही खा चुकी थी। भूख तो उसे लग रही थी क्योंकि उसका बॉडी डायमेंशन क्रॉस नहीं करता। गुई गुई जो अभी ब्रेकफास्ट के बाद ट्रेनिंग के लिए नॉड करने ही वाली थी, क्यूक्यू का परफॉर्मेंस देखकर डिलेमा में पड़ गई। क्या बिग ब्रदर इतनी इंटेंस है? खाली पेट ट्रेनिंग? शायद मुझे भी। अपना खाली पेट सहलाते हुए गुई गुई के चेहरे पर स्ट्रगल दिख रहा था। गुई गुई की हेजिटेशन देखकर लिंसू ने ड्राई स्माइल के साथ उसके सर पर हाथ रखा। चलो, क्यूक्यू ने बीस्ट टेमिंग स्पेस में ज्यादा एनर्जी स्पेंड नहीं की, इसलिए उसे भूख नहीं लगी। तुम अलग हो, पहले ब्रेकफास्ट कर लो, फिर ट्रेनिंग में फुल पावर लगाना और उसे कैचअप करना। ये तो मैं गुई गुई को भी बता नहीं सकता कि क्यूक्यू ने दूसरी दुनिया में खाना खा लिया है। जे ओके। गुई गुई की आंखों में एनवी चमक उठी। कभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ था, इसलिए उसे बीस्ट टेमिंग स्पेस के बारे में कुछ नहीं पता था। लिंसू की बात मानकर उसने सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली। तो बीस्ट टेमिंग स्पेस में भूख नहीं लगती? कितना ऑसम है। ये सोचते हुए गुई गुई खुशी खुशी लिंसू के पीछे ब्रेकफास्ट के लिए चल पड़ी। जब गुई गुई पेट भर के यार्ड में वापस आई, तब उसने देखा पूरा यार्ड 2 हिस्सों में बटा हुआ था। आधा हिस्सा क्यूक्यू ने पूरी तरह से बर्फ और स्नो स्टॉर्म के बैटलफील्ड में बदल दिया था, जबकि बाकी आधे में स्प्रिंग ब्लूम कर रही थी।
जैसे एक ही जगह पर एक तरफ विंटर हो और दूसरी तरफ स्प्रिंग। बाकी छोटे एनिमल्स एक साथ चिपककर स्प्रिंग वाले साइड में बैठे थे, डरा हुआ सा एक्सप्रेशन लिए उस स्नोई जोन को देख रहे थे जहां बार बार आइस एक्सप्लोजन और स्टॉर्म की आवाज आ रही थी। जे, क्या इतना ब्रूटल है? सिर्फ एक नज़र क्यू की ट्रेनिंग पर डालते ही गुई स्टन हो गई। कल दोपहर 7 ट्रेनिंग की थी, इसलिए उसे क्यू की ट्रेनिंग वॉल्यूम का अंदाज़ा था। और अब क्यू कल से भी ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रही थी। गुई ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, दांत भींच लिए। डैम इट, मुझे भी हार्ड वर्क शुरू करना होगा। मी, लिटिल ब्रो, जाओ और फुल मेहनत करो। अभी फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म अनलीश करके क्यू ने सिर उठाकर गुई को ट्रेनिंग के लिए रेडी होते देखा और तुरंत शाउट किया, जे, क्या हुआ? मी, हमें स्ट्रांग बनना है लिंसू को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी हम दोनों ही बहुत वीक हैं। क्यू का एक्सप्रेशन बिल्कुल सीरियस था। ये कहकर उसने फिर से फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म की ट्रेनिंग रिज्यूम कर दी। एलीट स्टेज पर पहुंचने के बाद उसकी नॉर्मल एनर्जी वैल्यू पहले से डजन्स ऑफ टाइम ज़्यादा हो चुकी थी। पहले फ्रॉस्ट स्टॉर्म 2-3 बार यूज़ करते ही थक जाती थी, लेकिन अब वो ज़्यादा डिमांडिंग फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म को भी लगातार 1 दर्जन बार यूज़ कर सकती थी। यही असली रीज़न था कि एलीट स्टेज पर पहुंचने के बाद पेट्स कंटिन्यूस बैटल्स और रिपीटेड स्किल प्रैक्टिस सपोर्ट कर पाते हैं। गुई को ट्रेन करने के लिए पुश करने की वजह सिंपल थी। ब्लू प्लैनेट पर एक क्रिटिकल मोमेंट में क्यू लिंसू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। उस शॉक ने उसे गहरा असर दिया था। सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा काफ़ी नहीं था। अगर लिंसू को सेफ रखना था तो उसके सारे पेट्स को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसलिए भले ही वो नहीं चाहती थी कि नया लिटिल ब्रदर जल्दी कैचअप करे, फिर भी उसे पुश करना ज़रूरी था। हाँ, सबसे स्ट्रॉन्ग हमेशा क्यू ही रहेगी, ये कभी नहीं बदलेगा। क्यू को 2 लाइन बोलकर वापस ट्रेनिंग में लगते देख गुई ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। अगर बिग ब्रदर की स्ट्रेंथ भी बीस्ट टेमर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी नहीं, तो मैं अभी कितनी पीछे हूँ। इस सोच के साथ गुई के दिल में अर्जेंसी भर गई। उसने दिल ही दिल में कसम खा ली, वो बहुत स्ट्रांग बनेगी, सबको प्रूव करेगी कि लिंसू का चॉइस बिल्कुल सही था। अब पीछे रहने का वक्त नहीं था। दांत दिखाकर गुई एक डाइवर की तरह पास की शैडो में घुस गई और पूरी तरह से गायब हो गई। सिर्फ एक हल्की सी रिपल बची जो अलग अलग शैडोज के जंक्शन पर धीरे से फैल गई। चैप्टर 160, चैप्टर 69, स्नीकी कॉन्ट्रैक्ट, सीकिंग इन्वेस्टमेंट, सीकिंग फॉलोअर्स। टाइम रियली फ्लाइज। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया जब से लिंसू पर बीस्ट क्लैन का अटैक हुआ था। उस दिन के बाद क्यू और गोस्ट दोनों ही लिंसू के बनाए हुए ट्रेनिंग प्लान के अकॉर्डिंग स्टेडिली प्रैक्टिस करते रहे और पूरे 1 महीने में काफ़ी नोटिसेबल प्रोग्रेस हुई। अटैक के अगले ही दिन क्यू ने डिसाइड कर लिया था कि उसे और ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और लिंसू को बेटर प्रोटेक्ट कर सके। इसी डिटर्मिनेशन के साथ उसने फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म को डायरेक्टली स्टेज 2 तक अपग्रेड कर लिया। उसके बाद लिंसू और क्यू ने बीस्ट टेमिंग टावर का रुख किया। शायद बीस्ट टेमिंग टावर का जजिंग सिस्टम अभी भी क्यू को फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो ही मान रहा था, इसलिए स्टार्टिंग फ्लोर्स पर जो ओपोनेंट सिमुलेट हुए वो लोअर मोनार्क स्पीशीज़ के नॉर्मल फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो थे। किसी हायर मोनार्क पेट का एनकाउंटर नहीं हुआ। नेचुरली ये उनके लिए एक अच्छी बात थी। इसका मतलब ये था कि क्यू को अपने ओपोनेंट्स पर रेशियल एडवांटेज मिल रहा था। फिर भी मास्टर और पेट का टावर जर्नी बिल्कुल इजी नहीं था। पहली टावर रन में क्यू ने आईसी एनवायरनमेंट का फुल फ़ायदा उठाया, स्नो एक्सप्लोजन के स्पेशल एडवांटेज और अपनी मल्टीपल टीचिंग स्किल्स के यूज़ से उसने एक ऐसे फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो को हरा दिया जिसका स्किल प्रोफिशिएंसी उससे ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही वो 2nd फ्लोर पर पहुंचे, सिचुएशन बदल गई। वहां ओपोनेंट के पास फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म के अलावा बाकी सारी स्किल्स स्टेज 3 तक पहुंच चुकी थीं। एक ही स्टेज 3 मोनार्क पावर का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा और क्यू को तुरंत रिट्रीट करना पड़ा। क्योंकि हर अटेम्प्ट में सिर्फ 1st फ्लोर क्लियर हो रहा था, टावर चैलेंज की कॉस्ट एफिशिएंसी काफ़ी लो हो गई, इसलिए थोड़े टाइम के लिए क्यू ने टावर चैलेंज छोड़ दिया।
हर दिन वो सफाया प्लैनेट पर जाता, जहां चिन नान के ग्रे फेदर्ड लायन हॉक की हेल्प से अपनी मोनार्क पावर की प्रोफिशिएंसी पॉलिश करता। साथ ही मार्वेलस वर्ल्ड में वो लगातार फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म ट्रेन करता रहा और साथ साथ आइस पाम और स्नो एक्सप्लोजन की प्रैक्टिस भी चलती रही। लगभग 10 दिन की हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग के बाद मोनार्क पावर फाइनली स्टेज 2 तक पहुंच गई और फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म भी इनिशियल फेज 2 से काफ़ी ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो गया। तब जाकर क्यूक्यू फिर से लिंसू के साथ बीस्ट टेमिंग टावर चैलेंज करने गया। इस बार सेकेंड फ्लोर पर एक फियर्स बैटल हुई। आखिरी मोमेंट पर क्यूक्यू ने स्नो एक्सप्लोजन से ओपोनेंट को कंप्लीटली सरप्राइज कर दिया एंड फाइनली सेकेंड फ्लोर क्लियर हो गया। जैसे ही सेकेंड फ्लोर ब्रीच हुआ, बीस्ट टेमिंग टावर के डेली रिवॉर्ड्स का वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हो गया। इसका डायरेक्ट बेनिफिट ये हुआ कि आइस पाम, स्नो एक्सप्लोजन और फ्रॉस्ट क्रूम ड्रीम डोमेन की ट्रेनिंग एफिशिएंसी बहुत इम्प्रूव हो गई। बीस्ट टेमिंग टावर के ड्रीम क्रिस्टल स्टोन्स की मदद से ये तीनों स्किल्स एक एक करके स्टेज 2 तक ब्रेक थ्रू कर गईं। इस पॉइंट तक क्यूक्यू की लगभग सारी स्किल्स स्टेज 2 या उससे ऊपर पहुंच गई थी। स्पेशली स्नो ट्रेस ने तो सीधा स्टेज 3 अचीव कर लिया। लेकिन फिर भी इतनी स्ट्रेंथ के बावजूद वो अभी भी थर्ड फ्लोर के फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो, जो स्टेज 3 फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म यूज करता था, उसके अगेंस्ट थोड़ा कम पड़ रहा था। स्टेज 2 से स्टेज 3 का फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म सिर्फ न्यूमेरिकल अपग्रेड नहीं था, बल्कि एक क्वालिटेटिव लीप था। पहले स्टॉर्म बॉडी के डिफरेंट पार्ट से रिलीज होता, लेकिन स्टेज 3 पर वो डायरेक्टली नियर बाय एरिया के अंदर इंस्टेंटेनियसली जनरेट होता, ज़्यादा सडन, ज़्यादा पावरफुल। क्यूक्यू के पास टीचिंग स्किल्स और स्नो एनवायरनमेंट टैलेंट, स्नो एक्सप्लोजन जैसे स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस थे, लेकिन फिर भी गैप फिल नहीं हो पा रहा था। लिंसू के एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग अगर थर्ड फ्लोर क्लियर करना था तो फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म को भी स्टेज 3 तक पहुंचना ही पड़ेगा। इसलिए उसके बाद क्यूक्यू की सारी फोकस सिर्फ इसी स्किल पर शिफ्ट हो गई। पर एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई। जब फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था, तब फ्रॉस्ट आइज, जो क्यूक्यू लगभग रिफ्लेक्सिवली मेंटेन करता रहता था, साइलेंटली स्टेज 3 तक पहुंच गया। दूसरी तरफ गोस्ट का सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट था। एवोल्यूशन के बाद उसकी स्किल्स को दोबारा रीट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले ही उसकी सारी स्किल्स स्टेज 2 पर पहुंच चुकी थी और लिंसू की 1 महीने की फोकस्ड गाइडेंस के साथ गोस्ट की स्किल प्रोफिशिएंसी ऑलमोस्ट स्काई रॉकेट कर गई। ऑफकोर्स इसका एक रीज़न ये भी था कि गोस्ट के पास स्किल्स की टोटल काउंट कम थी। जिस दिन क्यूक्यू का फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म स्टेज 2 पर स्टेबलाइज हुआ, उस दिन लिंसू ने बीस्ट टेमिंग टावर चैलेंज के साथ साथ गोस्ट के लिए भी काम किया। निर्वाणा सीक्रेट रीम से मिले वुड सीरीज रिसोर्सेज को एक्सचेंज करके उसने उन्हें डार्क सीरीज रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने का प्लान किया। बीस्ट टेमिंग यूनियन पहुंचने के बाद ही लिंसू को रियलाइज हुआ कि नेचुरल वुड सीरीज रिसोर्सेज के कंपैरिजन में डार्क सीरीज रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा रेयर होते हैं, इसलिए 1-to-1 एक्सचेंज पॉसिबल नहीं था। एंड में ची यून हान ने इंटरवीन करके गोस्ट के लिए 6 लेवल 4 और 2 लेवल 5 डार्क सीरीज रिसोर्सेज अरेंज करवा दिए। नेट लॉस 1 लेवल 4 रिसोर्स। लिंसू ने बिना डिले के सारे एक्सचेंज रिसोर्सेज गोस्ट को दे दिए और उन्हें डायरेक्टली उसके ट्रिक पॉकेट में स्टोर करवा दिया, ताकि ट्रिक पॉकेट की प्रोफिशिएंसी फास्ट ट्रैक हो सके। इतने सारे सेम सीरीज और गोस्ट के ग्रोथ स्टेज से ऊपर के सुपरनैचुरल रिसोर्सेज के सपोर्ट से ट्रिक पॉकेट ने 1 महीने के अंदर स्टेज 1 से सीधा स्टेज 3 का जंप मार लिया। ये प्रोग्रेस देखकर क्यूक्यू, जिसका फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म अभी तक स्टेज 3 पर नहीं आया था, काफ़ी जेलस फील कर रहा था। स्टेज 1 पर ट्रिक पॉकेट का साइज बस एक हैंडबैग जितना था। स्टेज 2 पर वो एक सूटकेस के साइज का हो गया और जब वो स्टेज 3 पर पहुंच गया तो उसका स्पेस लगभग एक बड़े वार्डरोब के बराबर हो गया। लिंसू की एस्टिमेशन के हिसाब से इतना स्टोरेज स्पेस उसकी करंट नीड्स के लिए बिल्कुल सफिशिएंट था। शुरू में लिंसू ने ये भी सोचा था कि ट्रिक पॉकेट के अंदर एक स्पेस रिंग रखकर उसके अंदर और आइटम स्टोर किए जाएं,
डबल एक्सपेंशन के लिए। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि एक स्पेस रिंग को किसी और एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेस के अंदर स्टोर ही नहीं किया जा सकता। ये कोई बग नहीं था जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सके। ट्रिक पॉकेट के अलावा गोस्ट की बाकी स्किल्स भी स्टेडिली एडवांस करती रहीं। उसकी कोर स्किल शैडो एंड कंसीलमेंट 1 महीने की इंटेंस प्रैक्टिस के बाद फाइनली स्टेज 3 तक ब्रेक थ्रू कर गई। Chapter 161, Chapter 69, Sneaky Contract 2। शैडो कंसीलमेंट जब लेवल 2 से लेवल 3 पर पहुंची तो ये सिर्फ अपग्रेड नहीं था, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन थी। लेवल 2 पर शैडो कंसीलमेंट यूज़ करते ही घोस्ट बिल्कुल नज़रों से गायब हो जाता था। नंगी आंखों से कोई एनॉमली डिटेक्ट नहीं होती थी, लेकिन स्किल के एक्टिव होने के दौरान सुपरनैचुरल एनर्जी के ट्रेसेस अभी भी रह जाते थे। उस टाइम क्यूक्यू ने स्नो ब्लो के थ्रू इसी वजह से घोस्ट को डिस्कवर कर लिया था। लेकिन जैसे ही शैडो कंसीलमेंट लेवल 3 पर पहुंची, उसने सच में स्किल का एसेंस मास्टर कर लिया। अब कोई सुपरनैचुरल एनर्जी ट्रेस नहीं बचता था और मोबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। पहले घोस्ट को एक शैडो से दूसरे शैडो में मूव करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट चाहिए होता था, लेकिन अब वो एक सर्टेन रेंज के अंदर बिना कांटेक्ट के ही ट्रांसफ़र कर सकता था। शैडो कंसीलमेंट के अलावा घोस्ट की फ्लाइंग नाइफ स्किल भी लेवल 3 पर ब्रेक थ्रू कर गई। अब वो एक साथ 9 फ्लाइंग नाइफ्स कंट्रोल कर सकता था। हालांकि फ्लाइंग नाइफ स्किल का लेवल 3 होना एक क्वालिटेटिव चेंज नहीं था, ये सिर्फ क्वांटिटी का इंक्रीज था, इसलिए ओवरऑल स्ट्रेंथ बूस्ट में इसका कंट्रीब्यूशन लिमिटेड ही था। इस पीरियड के दौरान सब्स्टिट्यूट स्किल घोस्ट का मेन फोकस नहीं रही। लिन सू के पहले से बनाए गए ट्रेनिंग प्लान के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के बाद बीस्ट टेमिंग टावर में एंटर करना ज़्यादा सही होता, क्योंकि ड्रीम क्रिस्टल स्टोन के अंदर कूल डाउन नहीं होता। वहाँ सब्स्टिट्यूट को कंटिन्यूअसली ट्रेन किया जा सकता था, जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता। इसी वजह से सब्स्टिट्यूट की प्रोफिशिएंसी ज़्यादा चेंज नहीं हुई। फिर भी लिन सू की गाइडेंस में घोस्ट ने काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बो स्किल मास्टर कर ली। ये कॉम्बो थोड़ी बहुत क्यूक्यू के पहले वाले स्नो ब्लो प्लस स्नो ट्रेस जैसी थी। सब्स्टिट्यूट एक सर्टेन रेडियस के अंदर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ अपनी पोजीशन स्वैप कर सकता था, लेकिन रियल कॉम्बैट में हर बार आसपास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हों ये ज़रूरी नहीं था। इसी वजह से सब्स्टिट्यूट प्रैक्टिकल यूज़ में लिमिटेड था। पर घोस्ट के पास एक और स्किल थी जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकती थी, फ्लाइंग नाइफ स्किल। अगर घोस्ट पहले नाइफ थ्रो करे और नाइफ के इफेक्टिव रेंज से बाहर जाने से पहले ही सब्स्टिट्यूट एक्टिवेट कर दे, तो वो अपनी पोजीशन को डायरेक्टली उस नाइफ के साथ स्वैप कर सकता था। इससे सब्स्टिट्यूट का इफेक्ट और भी ज़्यादा मिराक्युलस हो जाता। रेंज के अंदर टारगेटेड सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो जाती। ये कॉम्बो ज़्यादा हाई लेवल ट्रिक नहीं था। ऑलमोस्ट हर 20 टेमर जिनके पास सिंपल ट्रिक्स होते हैं वो इसे जानते होते हैं। कुछ वाइल्ड ट्रिक यूजर्स भी या तो देखकर या सिखाए जाने पर इसे समझ सकते थे। शायद इसलिए क्योंकि घोस्ट बचपन में ही गलती से निर्वाण सीक्रेट रील में ट्रैप हो गया था, उसे ये कॉम्बो सीखने का मौका कभी नहीं मिला। लिन सू की गाइडेंस ने उसे एनलाइटन किया और घोस्ट ने बहुत जल्दी इस कॉम्बो को मास्टर कर लिया। अपने दोनों पेट्स को इतनी मेहनत करते देखकर लिन सू खुद भी लेजी नहीं रह सकता था। कुछ टाइम तक मेडिटेशन कल्टीवेशन करने के बाद माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी के एनरोलमेंट असेसमेंट से एक दिन पहले फाइनली उसने अपना बीस्ट टेमिंग स्पेस लेवल 3 तक एडवांस कर लिया। इस प्रोसेस में स्पेस हार्ट की पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई। सुबह की पहली रोशनी बंद पर्दे के छोटे छोटे गैप से होते हुए कमरे के अंदर घुस रही थी और बेड के हेड के पास हल्की हल्की रोशनी के डॉट्स बना रही थी। कम्युनिकेटर के अलार्म से जागते ही लिन सू अचानक उठकर बैठ गया। उसने बेड के पास रखा लैंप प्रेस किया और ब्राइट लाइट ने रूम के अंदर की सारी नीटली अरेंज्ड चीज़ों को क्लियरली दिखा दिया। उसके पैरों के नीचे पीली सी रोशनी धीरे धीरे इंटरट्वाइन होकर एक फॉर्मेशन बना रही थी। कंट्रोल्ड रिस्ट्रेंट के कारण उससे ज़्यादा आवाज़ नहीं हो रही थी। धीरे धीरे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर से 2 फिगर्स इमर्ज हुए।
हे क्या ये ब्लू स्टार है? घोस्ट ने आसपास देखा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी चमक रही थी। पिछली रात लेवल 3 पर एडवांस करने के बाद लिन सू ने घोस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अपना सीक्रेट भी उसे बता दिया था। इसलिए लिन सू और क्यूक्यू की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद घोस्ट ने जब बीस्ट टेमिंग स्पेस से बाहर एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखा तो वो पूरी तरह से अमेज हो गया। नॉट बैड, लिन सू मुस्कुराया, फिर थोड़ी एक्साइटमेंट से बोला, घोस्ट कुछ बाहर निकाल कर दिखाओ। म्याओ, अब सब तुम पर है। क्यूक्यू की आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी जब वो घोस्ट के हाथ को घूर रही थी। आज ये डिसाइड होना था कि वो छोटी फॉक्स को कैटनिप फ्लेवर्ड एनर्जी क्यूब ट्रीट कर पाएंगे या नहीं। सब कुछ इसी मोमेंट पर डिपेंड करता था। ये घोस्ट ने हाँ में सिर हिलाया। उसने एक हाथ उठाया और उसके बॉडी के अराउंड लपटी हुई काली धुएं सी एनर्जी तेजी से उसकी पाम में कन्वर्ज होने लगी। हल्की सी ट्रेम्बलिंग के बाद घोस्ट के हाथ में अचानक एक ऑब्सिडियन जैसा दिखने वाला क्रिस्टल अपीयर हो गया। ये एक डार्क एलिमेंट 4th टियर रिसोर्स था जो घोस्ट हमेशा अपने पास रखता था। लेवल 3 पर एडवांस करने के बाद सिर्फ ट्रिक पॉकेट का स्टोरेज स्पेस ही काफ़ी बड़ा नहीं हुआ था, बल्कि आइटम्स निकालने का प्रोसेस भी सिंप्लीफाई हो गया था। अब पॉकेट से फिजिकली पुल करने की ज़रूरत नहीं थी, बस सोचो और आइटम अपीयर। डिवाइन मार्शल वर्ल्ड का एक आर्टिफैक्ट जब जेन्युइनली ब्लू स्टार पर अपीयर हुआ तो लिन सू और क्यूक्यू एक दूसरे को देखकर खुशी से भर गए। 2 वर्ल्ड्स के बीच आइटम्स कैरी कर पाना उनकी क्रॉस वर्ल्ड मोबिलिटी के लिए एक मैसिव बूस्ट था। अगर इसे एक एपिक एनहांसमेंट कहा जाए तो बिल्कुल भी ओवरस्टेटमेंट नहीं होगा। ये तो कमाल है, लिन सू का चेहरा खुशी से खिल गया। उसने कम्युनिकेटर उठाया, घोस्ट की तरफ पॉइंट किया और बोला, चलो तुम्हारा नॉर्मल एनर्जी लेवल मेजर करते हैं। पहले भी लिन सू रफली घोस्ट की कंडीशन समझ सकता था, लेकिन प्रिसाइज नंबर्स के बिना ट्रेनिंग प्लान्स एक्यूरेटली कंट्रोल करना मुश्किल था। अब जब घोस्ट ब्लू स्टार पर आ सकता था तो टेस्ट करना बिल्कुल नेचुरल था। लाइट स्वीप हुई और घोस्ट का स्कैन रिजल्ट स्क्रीन पर अपीयर हो गया। सीक्वेंस नन, स्पीशीज नेम अननोन, स्पीशीज रैंक अननोन, attributes unknown, growth rank elite, normal energy value 7012p, talent skills unknown। बीस्ट टेमर का परफॉर्मिंग क्लाउन जो एक ऐसी पेट स्पीशीज थी जो ब्लू स्टार पर पहले कभी देखी ही नहीं गई थी, इसी वजह से स्कैनिंग रिजल्ट्स मोस्टली अननोन आए। लेकिन घोस्ट का 7012p नॉर्मल एनर्जी वैल्यू देखकर लिन सू सच में सरप्राइज हो गया। Chapter 162, Chapter 69, Sneaky Contract, Seeking Investment and Followers 3। एक लीडिंग स्पीशीज के एलीट क्रीचर के रूप में च्यूच्यू का नॉर्मल एनर्जी रेंज यूजुअली 2500 to 5000 पी के बीच होता है, लेकिन अब च्यूच्यू का नॉर्मल एनर्जी लेवल इस लिमिट को काफ़ी पहले ही क्रॉस कर चुका था। ये इस बात से जुड़ा हुआ था कि उसने टाइम के साथ उन डार्क एनर्जी रिसोर्सेज से थोड़ी थोड़ी एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली थी। वैसे तो उन रिसोर्सेज का मेन पर्पस उसके ट्रिक पॉकेट को स्ट्रेंथन करना था, लेकिन क्योंकि वो हमेशा च्यूच्यू के पास रहते थे, उन्होंने नेचुरली उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ ग्रोथ को भी प्रमोट कर दिया। म्याओ, मैं भी टेस्ट करना चाहता हूँ। घोस्ट का टेस्ट होते देख च्यूच्यू पीछे रहने वाला नहीं था। उसने अपना छोटा सा पांव उठा दिया, क्लियरली अपनी बिग ब्रो एनर्जी दिखाना चाहता था। ऑल राइट, लिन सू मुस्कुराया। वो च्यूच्यू की कंडीशन से ऑलरेडी काफ़ी फेमिलियर था, फिर भी उसके अजीब से कंपेटिटिव स्पिरिट को देखकर उसने स्कैन कर दिया। सीक्वेंस नन, स्पीशीज नेम अननोन, स्पीशीज रैंक अननोन, एट्रीब्यूट अननोन, ग्रोथ रैंक एलीट, नॉर्मल एनर्जी लेवल 10235p, टैलेंट स्किल्स अननोन। म्याओ म्याओ, डैमिट, मुझे भी रिसोर्सेज को गले लगा के रोज ट्रेनिंग करनी है घोस्ट की तरह। अपना नॉर्मल एनर्जी लेवल सिर्फ थोड़ा सा 10000p क्रॉस करते देख च्यूच्यू का कंपेटिटिव स्पिरिट तुरंत इग्नाइट हो गया। ठीक है, लिन सू हंसकर बोला, जब तुम्हारी फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म रैंक 3 पर पहुंच जाएगी तब मैं तुम्हें आइस रिसोर्सेज के साथ ट्रेनिंग करने दूंगा। म्याओ, जस्ट देखते जाओ, मुझे लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। च्यूच्यू ने जोश में सर हिला दिया। उसने स्कैन रिजल्ट्स के उस स्क्रीन को देखा जो अननोन से भरी हुई थी, फिर पलटकर लिन सू की तरफ देखा। म्याओ, रिव्यू रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए।
अभी नहीं, लिनसू ने कंधे उचकाए। इस टॉपिक पर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा अजीब हो गया। श्वे हेनचिंग का रिसर्च प्रोजेक्ट आधा महीने पहले ही कंप्लीट हो चुका था और रिव्यू के लिए सबमिट भी कर दिया गया था। गु शुमो, जो वॉलंटरीली रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रही थी, वो भी नई ट्रांसफॉर्म्ड स्नो टुआनजी के साथ खुशी खुशी रिसर्च टीम छोड़कर चली गई थी। जिस दिन वो गई, शुमो ने लिनसू से शॉपिंग चलने को कहा था, लेकिन लिनसू ने बिना सोचे फिर से सीधा मना कर दिया। खाना खाने के लिए बाहर जाना ठीक था, लेकिन शॉपिंग लिनसू के लिए वो सिर्फ टाइम वेस्ट था, बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं। वो इस टाइम को च्यू के साथ ट्रेनिंग में ज़्यादा पसंद करता। सच तो ये था कि लिनसू श्वे हेनचिंग का रिसर्च प्रोजेक्ट काफ़ी कम टाइम में ही कंप्लीट कर सकता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया होता तो ऐसा लगता जैसे उसे पहले से ही सब आंसर्स पता हैं। इसलिए उसने जानबूझकर प्रोसेस स्लो रखा, थोड़े डिटूअर्स लिए, जान के काम को खींचता रहा और पूरे आधे महीने बाद जाकर फाइनली सबमिट किया। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो रिसर्च नॉर्मली 1 हफ्ते के अंदर रिव्यू हो जाता है, वो इस बार सबमिट होने के बाद आधा महीना बीत जाने पर भी कोई अपडेट नहीं देगा। इसी वजह से अब तक च्यू के स्पीशीज स्कैन रिजल्ट्स अननोन ही बने हुए थे। ये सोचकर लिनसू को थोड़ी सी बेचैनी होने लगी। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रोजेक्ट रिव्यू में पास ही नहीं हुआ? डिंग-ने-लिंग, एक क्रिस्प सी रिंग ने लिनसू की थॉट्स को काट दिया। कॉलर आईडी देखकर लिनसू थोड़ा सा स्टार्टल्ड हुआ, फिर उसने कॉल पिकअप कर ली। सिस्टर नैन, लैब आ जाओ, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। फिर नैन की आवाज़ फ़ोन से आई। बिना और कुछ एक्सप्लेन किए उसने कॉल काट दी। हाँ, बिल्कुल फिन नैन वाली स्टाइल। लिनसू ने आंखें झपकी, कम्युनिकेटर बंद किया और खड़ा हो गया। उसने च्यू की तरफ देखा, जो रूम के अंदर इधर उधर क्यूरियस होकर चीज़ें छू रहा था। लिनसू पास गया और उसका सर रब किया। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। इस वर्ल्ड में तुम्हारे जैसा ट्रिक्स्टर जेस्टर टाइप क्रीचर नहीं है, इसलिए तुम अभी ओपनली शो नहीं हो सकते। तुम बीस्ट टेमिंग स्पेस में रेस्ट करना चाहोगे या मेरी शैडो में हाइड करना? काओ, शैडो में हाइड करना है। बीस्ट टेमिंग स्पेस की वार्मथ एंजॉय करने के बाद भी इस अजीब और नई दुनिया की नॉवेल्टी गोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, इसलिए बिना ज़्यादा सोचे उसने तुरंत जवाब दे दिया। ऑल राइट, लिनसू मुस्कुराया। फिर मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ और हम निकलते हैं। चैप्टर 163, चैप्टर 70, सीक्वेंस IAM 0813, लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉलोअर्स। सिस्टर नैन, आप मुझे बुला रही थी? लिनसू ने चिन नैन के रिसर्च ऑफिस का दरवाज़ा पुश करके खोला और अंदर आया। वो अभी पूरी बात पूछने ही वाला था कि अचानक रूम के अंदर मौजूद लोगों को देखकर उसकी बात बीच में ही रुक गई और उसके चेहरे पर थोड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। डायरेक्टर डू, सीनियर सिस्टर, आप लोग भी यहाँ? डायरेक्टर डू का यहाँ होना तो समझ आता था, लेकिन सीनियर सिस्टर गु शुमो भी? ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। लिनसू की गुशुमो के बारे में अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चाहे वो वेल्दी बैकग्राउंड से थी, लेकिन वो बस एक नॉर्मल स्टूडेंट ही थी। ऐसा क्या हो सकता था जिसमें उसका इन्वॉल्व होना ज़रूरी हो? रुको ज़रा, कहीं ये शुए हेनकिंग के एवोल्यूशन टाइप का मैटर तो नहीं? ये सोच आते ही लिनसू का दिल थोड़ा सा उछल गया। जितना वो सोचता गया, उतना ही उसे लगने लगा कि बात यही है। तो क्या शुए हेनकिंग के एवोल्यूशन रिसर्च रिजल्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है? इस थॉट के साथ ही लिनसू थोड़ा रेस्टलेस फील करने लगा। इस मैटर को ग्रैंडपा डू एक्सप्लेन करेंगे। चिन नैन मुस्कुराई और लिनसू को एक रीअश्योरिंग लुक दिया, जैसे कह रही हूँ डोंट वरी। फिर उन्होंने और कुछ नहीं कहा। चिन नैन का सिग्नल समझकर लिनसू का एक्सप्रेशन थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसने डूलैंड की तरफ देखा। डायरेक्टर डू, क्या हुआ है? बात कुछ ऐसी है, डूलैंड ने हल्की सी खांसी दी और थोड़ा सीरियस होते हुए बोले। रिसर्चर लिन, आपने आधा महीने पहले जो शुए हेनकिंग के नए एवोल्यूशन रूट का रिसर्च सबमिट किया था, वो रिव्यू पास हो चुका है। लेकिन जैसे ही लेकिन शब्द निकला, लिनसू का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसे इंस्टिंक्टिवली लगा कि बात उस डायरेक्शन में जा रही है जहां वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन डूलैंड ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इस एवोल्यूशन रूट को अलायंस ने लेवल 2 कॉन्फिडेंशियल एवोल्यूशन रूट के रूप में क्लासिफाई कर दिया है। ये खबर आपके लिए गुड भी हो सकती है और थोड़ी ट्रबलसम भी। लिनसू ब्लिंक करते हुए थोड़ा कंफ्यूज हो गया।
लेवल 2 कॉन्फिडेंशियल एवोल्यूशन रूट, ये क्या होता है? इस बार चिन नैन ने एक्सप्लेन किया। अलायंस के कॉन्फिडेंशियल एवोल्यूशन रूट्स वो होते हैं जो बीस टेमिंग एसोसिएशन के रिव्यू के बाद ये डिसाइड करती है कि अगर उन्हें पब्लिक कर दिया गया तो अलायंस के फ्यूचर के लिए अनप्रिडिक्टेबल रिस्क हो सकता है, इसलिए उन्हें टेम्परेरी सीक्रेसी में रखा जाता है। लेवल 2 बस सीक्रेसी का एक ग्रेड है। टोटल 3 लेवल्स होते हैं। सिंपल शब्दों में कहूँ तो चिन नैन ने कंक्लूड किया कि शुए हेनकिन का एवोल्यूशन रूट अब अलायंस का कॉन्फिडेंशियल एवोल्यूशन रूट है। इसे पब्लिक नहीं किया जा सकता और जिन लोगों को इस एवोल्यूशन रूट का नॉलेज है उन सबको कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। लेकिन लिंसू और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो अलायंस के फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकता है, कहीं कोई गलती तो नहीं? डिवाइन वर्ल्ड में तो किसी ने फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। कोई गलती नहीं है, डूलैन ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। सिर्फ ये बात ही काफ़ी है कि शुए हेनकिंग 4 माइनर रैंक स्किप करके डायरेक्टली एक लो रैंक मोनार्क स्पीशीज़ में इवॉल्व हो सकता है। ये प्रूव करता है कि इसका एवोल्यूशनरी पोटेंशियल आम पेट से काफ़ी ज़्यादा है। सेंट्रल ब्रेन के प्रिसाइज कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के पास 27.1% चांस है कि ये अपनी सेकेंड एवोल्यूशन में एक इंपीरियल स्पीशीज़ बन जाए। सिर्फ ये एक पॉइंट ही काफ़ी है इस एवोल्यूशन रूट को लेवल 2 कॉन्फिडेंशियल क्लासिफाई करने के लिए, और अगर फ्यूचर में कोई और एवोल्यूशन टाइप डिस्कवर होता है तो हो सकता है ये डायरेक्टली लेवल 1 कॉन्फिडेंशियल एवोल्यूशन रूट बन जाए। सच में डायरेक्टर डू? अब तक चुप बैठी गुशुमो की आंखों में चमक आ गई थी और उसका चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया। ओरिजिनली गुशुमो इतना वेट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने लिंसू के रिसर्च प्रोजेक्ट में वॉलंटियर बनना चूज़ किया था ताकि अपने पेट को जल्दी इवॉल्व कर सके। इस मोमेंट पर वो अपने डिसीजन के लिए दिल से थैंकफुल थी। अगर वो वेट करती और रिसर्च रिजल्ट्स कॉन्फिडेंशियल हो जाते तो उसके स्टेटस के साथ उसे शायद ये एवोल्यूशन रूट देखने का भी मौका नहीं मिलता। पेट इवॉल्व करना तो दूर की बात थी। अब ना सिर्फ क्यू सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुका था, बल्कि उसे इतनी शॉकिंग और पावरफुल न्यूज़ मिल रही थी। इंपीरियल स्पीशीज़। अलायंस ने कभी पब्लिकली कोई ऐसा एवोल्यूशन रूट डिस्क्लोज नहीं किया था जो इंपीरियल स्पीशीज़ तक ले जाता हो, और अब उसका पेट उस रास्ते के इतना करीब था। ये सोचकर ही गुशुमो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन गुशुमो की एक्साइटमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट लिंसू का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया। फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो का कोई स्टेबल सेकंड एवोल्यूशन टाइप तो नहीं था, या फिर? रुको ज़रा। लिंसू ने अपनी चिन पकड़ी और सोच में डूब गया। डिवाइन वर्ल्ड में एवोल्यूशन रूट्स टेस्ट करने का तरीका ब्लू स्टार से बिल्कुल अलग था। वहाँ के मेथड्स साइंटिफिक नहीं थे, इसलिए कुछ चीज़ें मिस हो जाना नॉर्मल था। ब्लू स्टार पर जो भी एवोल्यूशन रूट्स लिंसू जानता था वो सब डिवाइन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे, और वहाँ 20 टेमर्स 1000 साल से पेट्स पर रिसर्च कर रहे थे। इसी वजह से लिंसू नेचुरली मान लेता था कि अगर डिवाइन वर्ल्ड में कोई एवोल्यूशन टाइप नहीं मिला तो ब्लू स्टार पर भी शायद नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ये अजम्पशन सही है? ज़रूरी नहीं। कम से कम डिवाइन वर्ल्ड में सेंट्रल ब्रेन जैसा कुछ नहीं था जो एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सके कि फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के इंपीरियल स्पीशीज़ बनने के चांसेस 27.1% है। शायद ब्लू स्टार की टेक्नोलॉजी की मदद से क्यू का सेकंड एवोल्यूशन टाइप ढूंढना बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं हो। ये सोचकर ही लिंसू के मन में थोड़ी उम्मीद जागी। फिर उसे एक और इशू याद आया और उसने पूछा, डायरेक्टर डू, अगर ये अलायंस का कॉन्फिडेंशियल एवोल्यूशन रूट है और रूट डिस्क्लोज नहीं हो सकता तो क्या इवॉल्व्ड पेट को फाइट के लिए समन करना, पब्लिक में दिखाना अलाउड है? इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, डूलैन ने सिर हिलाकर कहा। जो चीज़ कॉन्फिडेंशियल है वो सिर्फ एवोल्यूशन रूट है। इवॉल्व्ड फॉर्म को पब्लिक किया जा सकता है, इसलिए ऑलरेडी इवॉल्व्ड फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो को छुपाने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली इसका सीक्वेंस नंबर तो अब तक पब्लिक हो जाना चाहिए। लिंसू थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया। उसने तुरंत अपना कम्युनिकेटर निकाला और अपनी बाहों में बैठे क्यू को दोबारा स्कैन किया।
10 मिनट पहले तक कम्युनिकेटर स्क्रीन पर सिर्फ अननोन स्कैनिंग रिजल्ट्स आ रहे थे, लेकिन इस मोमेंट पर एक नया चेंज हुआ। सीक्वेंस IAM 0813, स्पीशीज नेम फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो, स्नो ट्रेस एवोल्यूशन टाइप कॉन्ट्रैक्टेबल, स्पीशीज टियर लो टियर मोनार्क स्पीशीज, एट्रीब्यूट्स आइस स्पिरिट, ग्रोथ टियर एलीट टियर, नॉर्मल एनर्जी वैल्यू 10,235 p, talent skills frost silent stone, core snow trace, cold frost dream domain, monarch power। फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म और कोल्ड फ्रॉस्ट ड्रीम डोमेन दोनों ही ऐसे स्किल्स हैं जो पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुई, डूलान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। डेटाबेस में सिर्फ इनके नाम मिलते हैं, लेकिन कोई डिटेल डेटा नहीं है। फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी या तो डायरेक्ट स्कैन से मिलेगी या स्पीशीज डेटाबेस क्वेरी से। इसके अलावा किसी और तरीके से डेटा ऑब्टेन नहीं हो सकता। ओह, तो ऐसा है। लिनसू ने राहत की सांस ली। उसने शुएहन किंग के एवोल्यूशन रूट पर रिसर्च सिर्फ क्यूक्यू के एवोल्यूशन के लिए एक जस्टिफिकेशन के तौर पर की थी। एवोल्यूशन रूट पब्लिक होता है या नहीं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात नहीं थी। जब तक क्यूक्यू और उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, बाकी सब सेकेंडरी था। लेकिन लिनसू ने गला साफ किया। डायरेक्टर डू, रिसर्च कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के रिवॉर्ड के बारे में? कॉन्फिडेंशियल एवोल्यूशन रूट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग, डूलान ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, जब कोई एवोल्यूशन रूट कॉन्फिडेंशियल डिक्लेयर होता है तो उसे पब्लिक ना कर पाने के कॉम्पनसेशन के तौर पर डबल कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। अलायंस कभी अपने कंट्रीब्यूटर्स के साथ नाइंसाफी नहीं करती। आज ही तुम्हारे अकाउंट में टोटल 300,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ग्रेट! लिनसू के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा था शायद 1 लाख मिलेंगे, मैक्सिमम 1.5 लाख, लेकिन ये तो सीधा डबल हो गया। जैकपॉट लग गया। ऑलराइट, अगर और कुछ नहीं है तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन कर दो। डन? यस। कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन करने के बाद गुशुमो के पास और कोई काम नहीं था, इसलिए उसने पहले ही लीव ले ली। 3 रिसर्चर्स के बीच खड़ी वो खुद को एक छोटी सी सब्जी, छोटी सी कैबिज की जैसी महसूस कर रही थी। गुशुमो के जाने के बाद डूलैन ने अग्रीमेंट चेक किया, लेकिन तुरंत नहीं गए। वो लिनसू को देखकर मुस्कुराए। मुझे नान ने बताया कि तुम माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी में स्पेशल रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं जाना चाहते और एकेडमिक टेस्टिंग देना चाहते हो। यस, लिनसू ने नोट किया। नान सिस्टर ने कहा था कि एकेडमिक टेस्टिंग में अच्छा परफॉर्म करने वालों को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुनकर डूलैन थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर उन्होंने किन नान को एक अजीब सी नज़र से देखा और थोड़ा अफसोस भरे टोन में बोले, वैसे स्पेशल रिक्रूटमेंट में भी रिवॉर्ड्स होते हैं। लिनसू, क्या? डायरेक्टर डू, क्या अब रिग्रेट करने का टाइम निकल चुका है? छोड़ दो, डूलैन ने सिर हिला दिया। एकेडमिक टेस्टिंग कल से स्टार्ट हो रही है, अब शायद चेंजेस पॉसिबल नहीं। वैसे भी स्पेशल रिक्रूटमेंट के रिवॉर्ड्स और एकेडमिक टेस्टिंग के फर्स्ट रैंक के रिवॉर्ड्स लगभग सेम ही होते हैं। तुम्हारे फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के साथ इस साल फर्स्ट प्लेस लाना कोई मुश्किल बात नहीं, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओह, रिवॉर्ड सेम है, फिर तो टेंशन ही नहीं। फिर मैं कल एकेडमिक टेस्टिंग ही दूंगा। गुड, डूलैन ने सेटिस्फैक्शन के साथ नॉड किया। रिसर्चर्स के पास भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। बीस्ट टीचिंग्स अक्सर पावरफुल कॉम्बैट बीस्ट टीमर्स पर फोकस नहीं करती, लेकिन रिसर्चर्स को भी भूलती नहीं। लिटिल लिन, जल्दी अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ाओ। ये कहकर डूलैन हाथ पीछे बांधे हमिंग करते हुए निकल गए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद लिनसू ने किन नान की तरफ देखा। नान सिस्टर, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि स्पेशल रिक्रूटमेंट में भी रिवॉर्ड्स होते हैं? आहा, नान ने ऑकवर्ड हंसी हंसी, फिर आंखें घुमाई। मैं खुद एकेडमिक टेस्टिंग में फर्स्ट आई थी, मुझे क्या पता स्पेशल रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस कैसा होता है। परफेक्टली जस्टिफाइड .jpg। ऑलराइट, लिनसू ने सिर खुजाया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं कल के टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर करने चला जाऊं। जाओ। डॉम वापस आने के बाद लिनसू को एक बात याद आई जो वो भूल गया था। यूयू एक बिल्कुल नई स्पीशीज थी, ऐसी जो इस दुनिया में पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उसे हमेशा छुपाकर रखना पॉसिबल नहीं था। लिनसू चाहता था कि एक दिन यूयू भी क्यूक्यू के साथ खुलेआम सड़कों पर घूमे, बिना किसी डर के।
उसका प्लान था नान से पूछने का, अगर कोई बिल्कुल नई स्पीशीज डिस्कवर हो जाए, ना कि सिर्फ किसी एग्जिस्टिंग स्पीशीज का एवोल्यूशन, तो प्रोसीजर क्या होता है। लेकिन कॉन्फिडेंशियल एवोल्यूशन रूट के चक्कर में वो बात बिल्कुल दिमाग से निकल गई। कोई बात नहीं, एकेडमिक टेस्टिंग के बाद पूछ लूंगा। ये सोचकर लिनसू ने थोड़ा गिल्टी फील करते हुए यूयू के सर पर हाथ फेरा। सॉरी, तुम्हें थोड़ा और छुपे रहना पड़ेगा। मैं जल्दी ही अरेंज कर दूंगा कि तुम भी क्यू की तरह सबके सामने आ सको। जे, इट्स ओके। यूयू ने ओबीडियंटली सिर हिलाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। जे, मुझे इस दुनिया के बारे में और सीखना है। नो प्रॉब्लम, लिनसू मुस्कुराया। जब तक तुम ओपनली अपीयर नहीं कर सकते, मेरी शैडो में रहना और मेरे साथ चलना। फिर उसने क्यू की तरफ देखा। तुम दोनों में पिछले 1 महीने में काफी मेहनत की है। कल एकेडमिक टेस्टिंग है। आज ब्लू स्टार पर थोड़ा रेस्ट करते हैं, पास ही थोड़ी वॉक कर लेते हैं। क्यू ने अपनी क्यूट सी नाक सिकोड़ी। थोड़ा रिलक्टेंट लगा, लेकिन यूयू को एक बार देखकर उसकी आंखें घूमी और फिर उसने नॉड कर दिया। म्याऊ, चलो छोटे भाई को शॉपिंग ले जाते हैं। फिर अभी निकलते हैं। चिर्प, ये म्याऊ, चार्ज चार्ज चार्ज। हेवनली बैटल अरीना। एक बैटल प्लेटफॉर्म पर 3 मीटर ऊंचा एक जायंट बेयर जो डार्क रेड मोल्टन आर्मर से ढका हुआ था, जोर से लड़ रहा था एक 3 मीटर लंबी वुल्फ से जो ग्रे फ्लेम्स में लपटी हुई थी। वो अजीब सी आग जैसे सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली लग रही थी। जब दोनों के टकराव से बना एनर्जी स्टॉर्म धीरे धीरे डिसिपेट हुआ, जायंट बेयर आखिरकार थक कर बैठ गया। उसकी आंखों में हेल्पलेसनेस थी जब वो सामने खड़े वुल्फ को देख रहा था, जो अभी भी पूरी फाइटिंग स्ट्रेंथ में था। तुम अभी भी मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, जोंगहाओ ने सर हिलाया। उसने आगे बढ़कर जायंट बेयर को बीस्ट टेमिंग स्पेस में वापस भेज दिया, फिर उस लड़के की तरफ देखा जो वुल्फ को भी वापस बुला रहा था। मेरा पावरफुल रॉक बेयर इवॉल्व होके मोल्टन जायंट बेयर बन चुका है, हाई रैंकिंग लीडर स्पीशीज, लेकिन फिर भी स्किल्स की प्रोफिशिएंसी तुम्हारे ऐश वुल्फ से काफ़ी कम है। कोई बात नहीं, ज़ाओ टियानचन मुस्कुराया। तुम्हारा पावरफुल रॉक बेयर पहले से ही स्पेशल था। एवोल्यूशन के बाद वो यूनिकनेस और क्लियर हो गई। बाकी मोल्टन जायंट बेयर से साइज में भी बाकियों से बड़ा है, बस स्किल्स की मास्टरी ही मेरी ऐश वुल्फ से कम है। जोंगहाओ ने नॉड किया। तो तुमने डिसाइड कर लिया माउंटेन सिटी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे? हाँ, ज़ाओ टियानचन ने हल्की सी साई ली। मोमो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो प्लांट टाइप बीस्ट कंपेनियन है। ऐश वुल्फ के साथ शायद अच्छी बॉन्डिंग ना हो पाए। मैं आगे चलकर सिर्फ फायर टाइप बीस्ट कंपेनियंस पर फोकस करना चाहता हूँ। समझ आता है। जोंगहाओ की आंखों में एक चमक आई। वैसे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में हम दोनों का एक कॉमन गोल है ना? दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। लिनसू को सबक सिखाना। लिनसू को सबक सिखाना। थंडर ट्रेनिंग ग्राउंड। लिटिल ग्रीन। बिजली के बादलों से घिरे ट्रेनिंग ग्राउंड में एक शॉर्ट हेड लाइट ब्राउन गर्ल ने हाथ उठाकर हवा में वेव की। तुरंत ही 2 मीटर विंग स्पैन वाला एक जायंट ईगल नीचे डाइव करता हुआ आया। उसके शार्प क्लॉज फोल्ड हो गए और उसका बॉडी रैपिडली श्रिंक होकर आधे मीटर से भी छोटा हो गया। फिर वो सॉफ्टली लड़की के हाथ पर आ बैठा। वो एक हरे रंग का ईगल था। हर फेदर के आसपास गोल्डन इलेक्ट्रिक आर्क्स डांस कर रहे थे। दिखने में ग्रीन फेदर्ड ईगल जैसा, लेकिन ज्यादा रोबस्ट। ये था उसका इवॉल्व्ड फॉर्म, विंड थंडर ईगल, एक हाई रैंकिंग लीडर स्पीशीज। आज के लिए ट्रेनिंग बस। लड़की ने विंड थंडर ईगल को प्यार से स्ट्रोक किया और हंसी। कल एंट्रेंस एग्जाम है। प्रैक्टिकल बैटल से पहले 20 टेमा का रिटन टेस्ट भी होगा, तो थोड़ा नॉलेज पॉइंट्स रिवाइज कर लो। चिर्प, पर मैं 20 टेमर थोड़ी हूँ। तुम इतने टाइम से मेरे बीस्ट कंपेनियन हो, मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। कल रोल स्विच कर लेते हैं, तुम 20 टेमर बन जाना और मैं बीस्ट कंपेनियन। चिर्प चिर्प, मैं पढ़ना नहीं है, मुझे ट्रेनिंग करनी है। नहीं, पढ़ना ट्रेनिंग से ज़्यादा फन होता है। तुम्हें पढ़ना पसंद है? रेजिडेंशियल एरिया, ट्रेनिंग मिसहैप।
बूम 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 बूम। एक मुमू अपनी भारी फिस्ट से एक स्टर्डी अलॉय प्लेट पर पंचेस मार रहा था। हाई स्ट्रेंथ अलॉय पर शैलो फिस्ट मार्क्स पड़ रहे थे और लगातार गूंजती आवाज पूरे एरिया में फैल रही थी। उसके थोड़ा पीछे एक यंग बॉय खड़ा था, चेहरा पूरा पेन से भरा हुआ। स्विश! पास के घर की खिड़की जोर से खुली और एक लाइनस जैसी रोर गूंज उठी। अपने बीस्ट कंपेनियन को रोक दो, वरना मैं डिस्टर्बेंस की कंप्लेंट कर दूंगी। सॉरी आंटी, लड़के ने जल्दी से चिल्लाया। अभी रोकता हूँ। उसका चेहरा और ज्यादा पेंड हो गया। वो आगे बढ़ा और अपने मुमू को हग कर लिया। प्लीज रुक जा, क्या हम शांति से एक दूध बेचने वाली जिंदगी नहीं जी सकते? ममू ममू जिगल। बस 500 पंचेस और करने हैं। कल एंट्रेंस एग्जाम है। फर्स्ट प्लेस के लिए ट्रेनिंग डबल करनी पड़ेगी। एंट्रेंस एग्जाम मेरा है, लड़के ने नम्ब एक्सप्रेशन के साथ कहा, पूरी तरह ब्रोकन। कौन था जिसने बोला था कि ये मशरूम बेबी सिर्फ थोड़ा सा एम्बिशियस है? और कौन था जिसने इस मशरूम बेबी को बता दिया कि वो इवॉल्व्ड फॉर्म है, मुमू? सामने आओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, जान से नहीं मारूंगा। मेरी मिल्क मेड वाली पीसफुल लाइफ खत्म हो चुकी है।